हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। कल आपने देखा था कि किस तरह से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आए थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हाथ से सरकार चली गई, लेकिन गुजरात में बीजेपी को इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली जो आज तक गुजरात में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिली। 1960 में गुजरात अस्तित्व में आया, लेकिन 1960 के बाद से लेकर आज तक गुजरात में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की है। इसलिए इस जीत के अपने बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि इतिहास बना है। लेकिन इतिहास सिर्फ इतना नहीं बना कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, बल्कि इतिहास इस मायने में भी बना है कि कांग्रेस ने अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो गुजरात रचा इतिहास, आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। लेकिन जब गुजरात इतिहास रचता है तो उसके मायने बहुत होते हैं। आप भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि साल 2013 में जब इसी गुजरात में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते थे, मुख्यमंत्री बने थे, वहीं से नरेंद्र मोदी के गांधीनगर से दिल्ली आने का रास्ता साफ हो गया। और लगातार तीसरी बार जब वो गुजरात में जीते, उसके बाद उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। और पूरे देश में गुजरात मॉडल और साथ साथ नरेंद्र मोदी के चर्चे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जीत मिली है, ये जो बीजेपी को 27 साल बाद इतनी बड़ी जीत मिली है, इसके राजनीतिक मायने हैं। और 2024 के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने यहां से अपने सफर की शुरुआत कर दी है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजे मोटे तौर पर माना जाता है कि लोकसभा में चुनाव नतीजे कुछ होते हैं, विधानसभा में कुछ होते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, और हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इतनी बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, इससे दिल्ली को ही नहीं, देश को भी एक संदेश गया है। क्या है वो संदेश? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए मेरी ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद गांधीनगर से दिल्ली तक भाजपा दफ्तरों में जश्न का माहौल है। राज्य में 27 साल से भाजपा की सरकार है। 27 सालों के बाद भी गुजरात में भाजपा ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हालांकि जब चुनाव प्रचार पूरे चरम पर था, तब कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता ने दावा किया था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। लेकिन गुजरात की जनता ने कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। 1960 में गुजरात राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस को इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हार मिली और कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की यह हार इतनी शर्मनाक है कि अब विधानसभा में पार्टी नेता विपक्ष का दावा भी नहीं कर सकती, जबकि भाजपा को गुजरात की आज तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, पर तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस जीत को मोदी मैजिक कह रहे हैं। मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा।
और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। इस ऐतिहासिक जीत ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद भी भाजपा में नई ऊर्जा भर दी है। बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट है। गुजरात की जनता ने बहुत ही सीटें दी है और हर जगह हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। ये भी भारत में एक रिकॉर्ड है कि एक ही राज्य में एक ही पार्टी को 32 साल तक जिम्मेवारी देना, उस पर भरोसा रखना, ये भी एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित हुआ है। गुजरात में तो जो विक्ट्री हुआ है, जो जीत, उस ऐतिहासिक जीत है। लोकतंत्र में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शायद बिहार में जनता पार्टी के शासनकाल में जनता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था, उसके सिवा मैं कहीं नहीं देखता। गुजरात की जनता ने जो अपमान नहीं बर्दाश्त किया, जो उन्हें गाली दी गई, उसका जवाब दिया। गुजरात की जनता ने भाजपा को इतनी बड़ी जीत दी है कि राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिलाकर भी भाजपा को हरा नहीं पाते। राज्य में 11 सीटों पर भाजपा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती है, तो कांग्रेस के 44 और आम आदमी पार्टी के 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। गुजरात के परिणाम का असर साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा और इन नतीजों ने साफ कर दिया कि विपक्ष का कोई भी नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। तो ये मेरी रिपोर्ट थी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे और आज का सवाल भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी हुआ था। हिमाचल को लेकर कुछ अपडेट आपको दे दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लेकर के जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश से जो बड़ी खबर है वो दरअसल बड़ी खबर ये है, इस वक्त की जो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर है वो भी आप सुन लीजिए। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाने का बहुमत जुटा लिया है, लेकिन सरकार बनाने की राह आसान नहीं दिख रही। शिमला में दिन भर पार्टी के विधायकों और नेताओं की बैठकें होती रहीं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कम से कम 3 बार जो विधायक दल की बैठक थी उसका नाम टाला गया। हिमाचल में सुबह से विधायक दल की बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री को नाम को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों गुटों ने पर्यवेक्षकों पर दबाव की नीति बनाई हुई है। ऐसे में पर्यवेक्षकों के लिए मुख्यमंत्री का नाम तय कर पाना टेढ़ी खीर बन चुका है। और इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में सुबह से लगातार विधायक दल की बैठक के समय में कई बार बदलाव किया गया है। तो ये अपडेट जो है आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को लेकर विधायक दल की बैठक को 8 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 8 बजे भी जो अब तक जो जानकारी आ रही है उसमें प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की है। कई जगह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए थे उनका घेराव किया है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी सरकार बनाने का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ है और कांग्रेस के अंदर उठा पटक लगातार जारी है, गुटबाजी लगातार जारी है। विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री से पहले उनके बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नाम पापा के नाम पर ये जीत हुई है, यानी वीरभद्र सिंह के नाम पर, और वो चाहते हैं कि उनकी मम्मी यानी प्रतिभा सिंह जो हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है
वो टकराव की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस इसको कैसे संभालेगी ये अभी देखना बाकी है। लेकिन दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है, जिसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। बात गुजरात की है। गुजरात ने रचा इतिहास, तो 27 साल बाद भी गुजरात में कायम है मोदी और भाजपा का जलवा। क्या गुजरात की ये जीत 2024 की राह तय करेगी? यह मेरा आज का सवाल है। 27 साल बाद भी गुजरात में कायम है मोदी और भाजपा का जलवा। क्या गुजरात की जीत 2024 की राह तय करेगी? मेरा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक एक करके उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं युवराज पोखरना, जो कि कॉलमिस्ट हैं, स्तंभकार हैं और गुजरात के राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का स्वागत, शुक्रिया। बहुत जल्द मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला मैं युवराज जी आप ही से सवाल कर लेता हूं। सबसे मेरा पहला सवाल ये है, आप तो गुजरात की राजनीति को बहुत करीब से समझ रहे हैं, ये जो नतीजे आए हैं इसको आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है गुजरात के नतीजों का कोई राष्ट्रीय संदेश है? नमस्ते अशोक जी। सर्वप्रथम ये जो नतीजे आए हैं, तो मैं अपनी बात नहीं करता, ये एक जब से 2014 मोदी जी हैं तब से एक नैरेटिव बना है। भले वो म्युनिसिपैलिटी का, नगर का चुनाव हो या वो लोकसभा का चुनाव हो, जो चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में नहीं रहता उसको बड़ा एक लटियंस कबाल है जो बड़ा हाइप मचाता है कि देखो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो मैं मानता हूं कि चूंकि मोदी जी गुजरात से हैं और गुजरात की सत्ता से काबिज होकर वो दिल्ली में आए हैं, तो ये इट इज अ प्रीकर्सर टू 2024। अब मैं बताना चाहूंगा ऐसा मुझे क्यों लगता है। ना केवल 27 साल की तथाकथित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी ने 5 साल के लिए सत्ता वापस ली है, ना ये बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा है 1985 के बाद, ना मैं ये कह रहा हूं कि 27 साल बाद आई कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं कि इन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया। आप इस चीज को अंडरलाइन करिएगा। सत्ता में सीटें लेना वो एक मैथमेटिकल गणित है। यह भी हो सकता है कि भाई कुछ जगह आपके विधायक मजबूत हो, कुछ जगह विधायक मजबूत ना हो, तो शायद सीटें मिल जाए, लेकिन लगभग 4 से 5% वोट बढ़ाना 27 साल के बाद ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो सीटें आई है 156, मैं उससे ज्यादा फोकस वोट परसेंटेज पे देता हूं, क्योंकि ये जो वोट परसेंटेज में 4 से 5% की बढ़ोतरी है, वो बढ़ोतरी केवल एक ही बात बताती है कि ब्रांड मोदी आज भी बरकरार है, जो अंग्रेजी में कहते हैं जगरनॉट। तो मोदी जगरनॉट जो आज भी बरकरार है और जनता ने ये ब्रांड मोदी पे थप्पा लगाया। और इतना मैं कह सकता हूं कि जनता मोदी जी के साथ है और 2024 में ये जो आशीर्वाद है ये बढ़ने ही वाला है। 27 साल में जब कम नहीं हो तो सर 5 साल में कहां से कम होगा? तो 2024 में ब्रांड मोदी और भाजपा सशक्त होकर आगे बढ़ती मुझे दिख रही है। ओके, मैं दो चीजें और बता दूं। युवराज ने जो बताया उसमें मैं 1-2 बिंदु और जोड़ दूं कि एक तो इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जो नतीजे आए ना गुजरात के, इसके बाद जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद राज्यसभा की 10 से 11 सीटें जो हैं गुजरात से होती हैं। तो इन 10 से 11 राज्यसभा सीटों पर भी जो है अब विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार जो है वो जीतना लगभग नामुमकिन हो गया है। विपक्ष शायद ही गुजरात से किसी राज्यसभा के सीट पर अपने उम्मीदवार को जिता सके। लोकसभा में पहले ही 26 के 26 सीटें बीजेपी के पाले में जाती रही हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कैसे आप देखते हैं इन चुनाव नतीजों को? और फिर मैं कह रहा हूं कि ये हिमाचल आप जरूर जीते हैं, लेकिन जो मैसेज एक है, और आज तो मैं कई इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर उनकी जो रिपोर्ट्स है उसको भी देख रहा था, एक बड़ा मैसेज सब मान रहे हैं कि 24 के लिए जो है बीजेपी ने एक नई ऊर्जा का संचार जो है ये चुनाव कर देगा। अशोक जी, एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है और अभी भी सुन करके बड़ा पूरे देश में एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो हिमाचल के अभी रिजल्ट और उसके बाद जो वहां उत्साह का माहौल है, उस उत्साह के माहौल को किस तरह से पेंट करने का प्रयास कर रही है, ये पूरे मीडिया वर्ग की बात मैं कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये किसी चैनल की नहीं। अरे भाई, वहां अभी चुनाव, अभी हमारा नेता का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, हमारे रिजल्ट आए हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन मीडिया प्रायोजित गुटबाजी जो है ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। कोई बात नहीं, इस पर मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, सबकी अपनी अपनी चीजें और देश देख रहा है, दर्शक देख रहा है। आप ये मेरा कहना जरूरी था और बाकी मीडिया हाउसेस के लिए भी। जहां तक बात आपने गुजरात की है, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप फील्ड में गए थे और आपने सब जगह घूमा। हमारी आपकी मुलाकात राजकोट में हुई थी, मुझे ध्यान है बिल्कुल, और उन क्षेत्रों के समस्याओं को लेकर भी हमने देखा था। निश्चित तौर पे भाजपा की जीत हुई है गुजरात में,
और मैं इसके लिए भाजपा के जो भी साथी अभी नहीं है या भाजपा के जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनको मैं जुड़ गए हैं दल से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं, आप उनका नाम लेकर उनको बधाई दे दिल सकते की हैं। आरपी सिंह जी को मैं गुजरात के लिए दिल से बधाई दूंगा, अवधेश जी को भी विशेष तौर पे बधाई दूंगा और भी साथी जो आपके दर्शक हैं सबको बधाई दे रहा हूं जी। लेकिन 2-3 प्रश्न है और ये चर्चा का केंद्र है, इसलिए चर्चा होनी चाहिए। मैं कहता हूं देश के 2 राज्य में चुनाव था अशोक जी। 2 राज्य किसके थे शासित? भाजपा के शासित राज्य थे। कांग्रेस पार्टी इन दोनों राज्यों में नहीं थी। एक राज्य में आरपी सिंह साहब जीत हुई है, उन्होंने अपने शासन को रिटेन किया है गुजरात में, और दूसरा राज्य उन्होंने हारा। ये दूसरी बात, कांग्रेस की कितनी सरकारें इन दोनों राज्यों में थी? नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने एक राज्य जीता है, किससे? भाजपा से जीता है। अब जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, मुझे नहीं समझ में आता। मैथमेटिक्स जिसको समझ में आती होगी समझा देगा, दर्शक आपके समझदार है। दूसरी बात, कल से ही मैं अभियान देख रहा हूं, जो पूरे देश में इस चुनाव के साथ साथ कुछ उपचुनाव हुए हैं। यूपी में उपचुनाव हुआ, राजस्थान में उपचुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुआ, ओडिशा में उपचुनाव हुआ। इन सभी राज्यों में तकरीबन अधिकतम सीटों पर भाजपा हारी है। सिर्फ यूपी में एक बाई इलेक्शन का एक चुनाव वो जीती, बाकी सभी उपचुनाव हारी है। मैं ये बिहार में भी जीती है, बिहार में भी जीती है। एक बिहार में भी, जहां महागठबंधन संयुक्त रूप से था और बीजेपी वहां जीती। एकदम ठीक है, क्योंकि वहां पे महागठबंधन है और मजबूत गठबंधन है, बावजूद वहां जीती है। एक सीट जीती है। उत्तर प्रदेश में 3 सीट पर चुनाव था, एक लोकसभा का बड़ा चुनाव और 2 विधानसभा का, उसमें हारी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी कांग्रेस जीती है। उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वो हारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जीती है। उड़ीसा में बीजेडीयू जीती है। मैं कहता हूं कि ये देश का मूड की चुकी बात है और आज बड़ा अच्छा आपका ये डिबेट है, इसलिए मैं उसको तार्किक ढंग से ले जाना चाहूंगा। ये जीत और हार का आकलन यदि निरपेक्षता और ईमानदारी से की जाएगी तो जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है पूरा देश देखे समझे। अब बात आती है गुजरात में हार हुई है, कांग्रेस पार्टी इस हार से जरूर निराश है और हम इसको स्वीकारते हैं। अजय जी 1 मिनट, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन मैं सिर्फ एक बात, आपने तमाम जिक्र कर दिया। अभी आम आदमी पार्टी का नेता नहीं है, नहीं तो वो दिल्ली का जिक्र करता, पर शायद आप दिल्ली का जिक्र करना नहीं, मैं इसलिए याद, उसका भी जिक्र सुनिए, मैं आपको मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, एक अजय जी क्यों याद दिला रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिल्ली की याद दिला रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में 100 से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, तो आप दिल्ली का भी जिक्र कर सकते हैं। मैं एकदम ठीक कर रहा हूं, लेकिन शासन दिल्ली में भी आपने अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया। दिल्ली में भाजपा के एमसीडी में शासन किसका था? भाजपा का। हार किसकी हुई है? भाजपा की हुई है। कांग्रेस पार्टी नहीं थी इस लड़ाई में, स्पष्ट बात है, हम इसको स्वीकारते हैं, हम इसमें कोई छदम भेष नहीं रखते और ना हम थेतराई करते हैं बाकी लोगों की तरह। अब बात विश्लेषक के तौर पे आती है, गुजरात आप चुकी रहे और हम भी रहे। गुजरात में मैं देखा 3 फैक्टर जो हमारे हारने के हैं। पहली बात है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम का एक गठजोड़ था कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी कमजोर रही संगठनात्मक तौर पे, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। तेज ध्रुवीकरण का भी प्रयास हुआ, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था, और राज्य और केंद्र की मशीनरी भी मेरे विरुद्ध थी, वो भी एक फैक्टर था। हाँ, इतनी बुरी तरह से हारे ये हमें भी नहीं अपेक्षा के अनुरूप था। जो आपने भी देखा था फील्ड में जो मुद्दे थे, वो मुद्दा भी वहां पे गुजरात में काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का जो एक गुजराती होना, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के प्रधानमंत्री होने का गुजरातियों ने उनको समझा कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री यदि होते तो देश में भी वो जीतते। गुजरातियों ने जरूर उनको जिताया है और देश ने मुद्दों पर उनको हराया है, गुजरातियों ने इमोशन में उनको जिताया है। गुजरातियों के इस बुद्धिमत्ता का मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपनों को पहचाना कि गुजरात के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन देश ने हर जगह हर मुद्दों पर हराया। ये आपने देख लिया, रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कर रहा, ये तथ्य है। अब इस पर जो भी आप कहें, मुद्दों पर होती तो राजकोट में आप थे, शराबबंदी के बावजूद वहां सैकड़ों लोग मरे। सर मुद्दे हर चुनाव में होते हैं अजय जी, मुद्दे हर चुनाव में होते हैं। विपक्ष के पास बहुत मुद्दे होते हैं। दिल्ली में आपके पास कितने मुद्दे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दिल्ली में आप लगातार मुद्दे उठा रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन आपके 100 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हर, सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुद्दे हर चुनाव में विपक्ष के पास होते हैं, लेकिन बात यह कि जनता जो है किस पर भरोसा करती है कि अगर ये समस्याएं हैं, ये मुद्दे हैं, तो इन समस्या
जाए, इन मुद्दों के बावजूद कौन सी पार्टी, कौन सा नेता है जो हमें यहां से निकाल के ले जाएगा? जनता उसको भरोसा करती है, उसको 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 वोट देती है। एक मिनट रुकिए, देश में नकार दिया, इसका मतलब सर ओके ओके, एक मिनट, अगर आप सात सीटों को अगर आप देश का मूड बता रहे हैं तो ठीक है, आप अगर मानते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं यहां पर एक चीज, सर एक मिनट अजय जी, एक मिनट, युवराज जी एक मिनट रुकिएगा। मैं सिर्फ एक बात आपकी जानकारी में, क्योंकि आपने एक बात कही, मैं सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए आपको सिर्फ एक, दर्शकों को भी एक फैक्ट दे रहा हूं, फिर मैं आरपी सिंह जी और युवराज जी रुकिएगा एक मिनट, मैं सिर्फ एक फैक्ट ये दे रहा हूं। आपने कहा गठजोड़, कि भाई बीजेपी, एआईएमएम, आम आदमी पार्टी का गठजोड़, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमएम अगर इन तीनों का वोट प्रतिशत मिला लें, तीनों का वोट प्रतिशत मिला लें, तब भी बीजेपी को इससे बड़ी जीत मिली। यानी बीजेपी के पास इन तीनों का वोट प्रतिशत मिलाकर गुजरात की जनता ने इन तीनों से ज्यादा वोट दिया है। तो यह फैक्ट सिर्फ जानकारी के लिए, आपकी भी और दर्शकों की जानकारी के लिए भी रहे। लेकिन आपने जो बात कही उसका जवाब आरपी सिंह देंगे। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए, हिमाचल के देख लीजिए, देश का मूड जो है वो तो ये नहीं कहता कि भाई आप जो है आप ये बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पे जीत है। ठीक है, गुजरात के लोगों ने इमोशनल इशू पर इमोशनल होकर कि भाई हमारे हैं पीएम, इसलिए उन्होंने वोट कर दिया। क्या कहेंगे आप सर? अशोक जी, मुझे लगता है युवराज कुछ बीच में कहना चाहते थे, थोड़ा उनको मौका देते हैं, मैं बोलूंगा इसको युवराज। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो युवराज एक आप पॉइंट रख लीजिए, फिर मैं आता हूं आरपी सिंह जी के पास। क्योंकि मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों के नेता कर सर, दरअसल कई बार क्या होता है, मैं इसलिए नहीं ऐसा करता क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नेता फिर विक्टिम कार्ड जेब से निकाल लेते हैं कि अरे मेरे को इतनी देर हो गई, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया। ओके युवराज जी, आप अपना बिंदु रखिए जी। आरपी सिंह साहब धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। साथी है और लेखक साहब भी साथी है। मैं अभी डिबेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं युवराज कौन है, कैसे, मेरा कोई परिचय नहीं। मैं तो इसलिए कि अगर उनका भी कोई प्रश्न होगा तो उसका भी उत्तर दे दूंगा मैं। अरे उठाइए, ठीक है। डॉक्टर अजय जी, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और मैं चूंकि गुजरात की भूमि से आ रहा हूं तो मैं गुजरात का एक पक्ष रखना चाहता हूं। आपने ये इल्जाम लगाया कि एक मिनट मैं सिर्फ युवराज का परिचय दे दूं, क्योंकि आपने युवराज को मैं भी नहीं जानता। मैं युवराज से सूरत में गया था, आपको मालूम है अजय जी, आपने जिक्र किया, मैं भी गुजरात घूम रहा था, सूरत में गया। सूरत में ये एक युवा के तौर पर ये मेरे से मिले और मुझे पता चला वहां बड़े एक्टिव हैं, कई सारी चीजें करते हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कल इनको बाकायदा कई टेलीविजन चैनल्स ने इनको दिल्ली बुलाया था चुनाव विश्लेषण के लिए। तो मुझे लगा कि आज अगर गुजरात से एक व्यक्ति जो वहां की राजनीति की समझ रखता है, तो मुझे लगा इनको इससे पहले कि वापस गुजरात जाएं, क्यों ना दो टूक में इनको बुलाया जाए। उनका अपना विचार है, बोलिए, पार्टी को समर्थन करें, उनका अपना नेतृत्व। अशोक जी धन्यवाद, आपने परिचय दिया मेरा। डॉक्टर साहब, आपने एक बात रखी कि एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और इन सब ने भाजपा के साथ मिलकर आपके वोट काटे हैं। तो सर एक बात मैं रखना चाहूंगा, गुजरात से आए हूं इसीलिए, 2002 का चुनाव रहा, 2007 का रहा, 12 का रहा, कहीं पे भी पिक्चर में आम आदमी पार्टी नहीं थी, तो भी भाजपा सरकार निरंतर बनाती रही। तो ये वोट कटवा वाली बात तो सर ये बात है कि अपने आपको तसल्ली देने वाली बात हो गई। वोट काटने वाली बात मैं सहमत नहीं हूं। 128 सीटों पे जैसे इनके पैकेज देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जमानतें खो दी है और आम आदमी पार्टी की एक हॉबी बन चुकी है, पास टाइम हॉबी, कैंडिडेट खड़ा करो, जमानत खो दो अपनी। उसमें आप भाजपा की बीटे में ये आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। और जो सर बात हुई एंटी इनकम्बेंसी और ये सब हिमाचल की जो आप बात कर रहे थे, तो सर हिमाचल में ऐसा है कि भाजपा का और कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग सेम है, 0.9% का फर्क है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी गुजरात की हम बात करें तो कितना वोट शेयर बढ़ा है सर। आपके इल्जाम लगाने से क्या मतलब है? आपकी 77 सीट से आज 17 सीट रह गई है। कांग्रेस अगर गर्द में आके गिरी है तो आप जैसे विद्वानों को उठना पड़ेगा और बात रखनी पड़ेगी कि ना तो रीजनल लीडरशिप है ना नेशनल लीडरशिप है। जहां यह चुनाव हो रहे हैं वहां भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। और चूंकि आप अधिकृत प्रवक्ता है, आप बड़े विद्वान हैं, आप ये भी कहेंगे सर कि भारत जोड़ो का पर्पस पॉलिटिकल नहीं है। तो सर जब पॉलिटिकल पर्पस नहीं है तो सावरकर पे आक्षेप लगाना भी मुझे नहीं लगता कि सामाजिक समरसता के पक्ष में था। तो आप लोगों को जागना पड़ेगा सर, रियल राजनीति की बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस एनजीओ नहीं चला रही है। ओके 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 जी 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 देंगे क्या? हाँ मैं चलिए आप चलिए एक मिनट अजय जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं अजय जी को जल्दी से अजय जी 30 सेकंड में अपनी बात आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर मैं आरपी सिंह जी के पास जाता हूँ। मेरे भाई लेखक स्तंभकार जी से मैं
जरूर कुछ बातों पर उनके अपने विचार है। आम आदमी पार्टी का जो संदर्भ मैं ले रहा हूं वो सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि दिल्ली मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा था, उसी तरह आजकल एक नया नारा चल रहा है, मुझे दिल्ली दो मैं तुम्हें, मुझे दिल्ली दो मैं तुम्हें गुजरात दूंगा। एक नारा अंडरस्टैंडिंग रही है। दिल्ली तो आपने नहीं दे होती दी तो थी। आज ये स्थिति नहीं। सर अजय जी याद दिला रहा हूं, दिल्ली आपने दे दी थी आम आदमी पार्टी को, और जो आपने आम आदमी पार्टी को दिल्ली दी थी ना, उसके बाद से दिल्ली में कभी खड़ी नहीं हो पाई कांग्रेस पार्टी। तो ये थोड़ा सा वो गलती थी, हाँ ये हमारी थी, वही गलती ये लोग भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है ओके आरपी सिंह जी भी सतर्क हो जाए। ठीक है आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बताना पड़ेगा। और वो जो कल्चर है ना, रेवरी कल्चर, और अरविंद केजरीवाल का जो माइंडसेट है, ओके आज के डेट में आरपी सिंह सबसे अच्छा जानते हैं। ओके आरपी सिंह जी भी ध्यान रखने की जरूरत। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी अजय भाई, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने बीच में टोका नहीं किसी को, आप भी धैर्य से सुनेंगे और मैं कुछ तीखे कटाक्ष करूंगा, उनको भी धैर्य से सुनेंगे। रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे थे, वहीं से शुरू करता हूं जो इन्होंने आखिरी बात छोड़ी। राजस्थान के अंदर किसान इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का। मैं 10 दिन के अंदर सारे कर्जे माफ कर दूंगा। यार चाहूंगा एक बार सुन ले राजस्थान के किसानों की दुर्दशा क्या है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ए टीम बी टीम। दिल्ली के अंदर पहली बार केजरीवाल की सरकार कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से बनी थी। ये याद रखना चाहिए। ये तो केजरीवाल की सरकार कभी बननी नहीं थी। आपकी मेहरबानी से केजरीवाल है, ये तो केजरीवाल होता नहीं। तीसरी बात, हिमाचल के अंदर क्या केजरीवाल को क्या हुआ था जो पैकअप करके सर गुजरात आ गया था, और गुजरात में कांग्रेस को क्या हुआ था जो पैकअप करके सारा छोड़कर केजरीवाल के छोड़ के चले गए थे। तो ये किसका अंदर से सांठ-गांठ है, तो मैं आपके सामने खुलासा करो। मुझे बता दीजिए, केजरीवाल साहब की 28 सीटों पर जमानत जब्त, नोटा से कम वोट पड़े हैं। हिमाचल के अंदर 70 सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। तो दिखता है कि हालत क्या है, क्योंकि वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और वही हालत लगभग कांग्रेस की यहाँ पर है। आज वो विपक्षी पार्टी के नाते भी नहीं रख सकती वहां पर। शायद 18 या 19 चाहिए होंगी, 182 का गणित अगर हो 17 सीटें नहीं, अगर विपक्षी पार्टी 10% की चाहिए होता है ना, खाता चाहिए होता है आपको विपक्षी पार्टी। नहीं विपक्षी जो है विपक्ष के नेता के लिए कांग्रेस अब दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस उस रेस से बाहर हो गई है गुजरात में, उस रेस से बाहर हो गई है। हाँ, अब इनको वहां पर आम आदमी पार्टी जो इनकी बी या ए या व्हाटएवर जो टीम है, उसका समर्थन लेकर विपक्षी नेता का उनका वो लेना पड़ेगा, वो दावा करना पड़ेगा। ये तो वो गठजोड़ कर कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। हकीकत ये है, जो अभी आपके जो मित्र वहां बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, गुजरात से आए हैं, यंग मित्र आए हैं, युवराज, जो वो कह रहे थे कि ग्रेजुअली जयराम रमेश जैसे लोगों ने कांग्रेस को एक एनजीओ बना दिया। एनजीओ ये है जो कहता है हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी तो यात्रा अलग है। अरे आप राजनीतिक दल हैं, जमीन पर जाकर जमीन खुदाई करिए, थोड़ी मेहनत करिए। जरा गुजरात में आते, लड़ते, आमने सामने होता, अच्छा रहता। राहुल गांधी वहां पर रहते, वहां मेहनत करते, तो कुछ रिजल्ट नतीजे अच्छे आते। फिर ये कहते, फिर अगर हारते फिर कहते हम लड़े, हार गए। हमने दिल्ली लड़ी, डट के लड़ी। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सब लोगों ने मेहनत करी, डट के मेहनत करी। उसके बाद हम हारे, हमें कोई गुरेज नहीं, हम हारे। 104 सीटों पे आ गए हम लोग, और कुछ सीटें, और अगर हम इसी में 15 सीटें और जीत जाते तो हम सरकार बना लेते वहां पर, हम दिल्ली में 17 भी होते। परंतु एक मिनट, और हिमाचल की बात करती है, 1% से कम परसेंटेज वोट है जिसका जो फर्क है, और यही फर्क उल्टा हो जाता है 1% का, तो हम सरकार में होते। तो इसलिए, और जरा गुजरात का फर्क समझ लीजिए कितना है, डबल का फर्क है वोट परसेंटेज का, तो दिखता है। और एक और बात जरा आपके ध्यान में पता नहीं आई नहीं आई, ये ट्राइबल जो वोट्स है, ट्राइबल सीट्स है, जरा उनमें बता दीजिए भाजपा ने कैसा परफॉर्म किया है। जरा जो मुस्लिम मोहल्ले के सीट्स हैं, उनमें भाजपा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, जरा ये भी इनकी जानकारी भी दीजिए। ये जो इन्होंने अपने वोट बैंक बना रखे थे, खाम खाप अलग अलग प्रकारों के नाम से, वो सब लोगों ने धो दिए सिर्फ एक बात के लिए कि एक नेता है, उसकी नीतियां हैं, और नीतियां नीचे जमीन पर लागू होती है। हाँ, आपकी ये बात ठीक है, हिमाचल में आप जीते, हिमाचल की आपको बधाई, तो वो हिमाचल की जीत आप गुजरात की जीत से कंपेयर नहीं कर सकते। गुजरात के अंदर आपका सोफा साफ हुआ है, हिमाचल में हम डट कर खड़े
रहे हैं। ओके मैं क्योंकि कल से लगातार हिमाचल पर, गुजरात पर कल से ये राजनीतिक चर्चा तो कल से लगातार हो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मेरा आज का जो मूल विषय है और मैं फिर एक बार सामने रख रहा हूं आपके, और इसी को लेकर मैं अवधेश जी के पास जाऊं क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा विषय है उस पर हम आए। ठीक है, अजय जी ने कहा कि इसका राष्ट्रीय इंपैक्ट नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बीजेपी कई जगह पर चुनाव हारी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 2013 का चुनाव, गुजरात विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद ही नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने का रास्ता साफ हुआ था। 2013 का चुनाव जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जीते थे, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी थी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए थे। तो मेरा मूल सवाल ये कि क्या 2024 के लिए रास्ता तैयार करता है ये चुनाव? अवधेश कुमार जी। पहले तो मैं एक लाइन अजय जी को कहूंगा कि सारे मित्रों को अपना दुश्मन क्यों बनाते हैं? हम लोग तो अपना मित्र छोटा भाई मानते, कहते हैं कि ये सारे लोग हम भाजपा के ही लोग हैं, हमारा कोई है ही नहीं। नहीं, आपने बड़े भाई के तौर पे बोला ये बात। राजनीति गुजरात का कांग्रेस नहीं लेना चाहते। नहीं, कांग्रेस के तो इनको आपने हिमाचल के लिए क्यों नहीं बधाई दी? हिमाचल की भी बधाई देते इनको। सुनिए ना, मेरा कहना यह है, आशीर्वाद दिया राजनीतिक दलों को, एक वरिष्ठ पत्रकार को शुभकामना स्वीकारनी चाहिए। ओके, कांग्रेस एक लाइन बोल के मैं आ जाऊंगा, उसमें कांग्रेस की समस्या भी निहित है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले एक सहनशील। अवधेश जी सुनिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक छोटा सा ब्रेक एक मिनट मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं और तब तक मैं आपकी आवाज साउंड ठीक करवाता हूं, उसके बाद सीधा आपके पास आ रहा हूं। जरा आपकी साउंड ठीक करवाता हूं, ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। क्या गुजरात ने जो इतिहास रचा है वो 2024 के लिए रास्ता कोई तय करता है क्या, यह रास्ता साफ करता है? इस पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है, फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC
funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं। गुजरात रचा इतिहास, लेकिन जो गुजरात ने इतिहास रचा है, क्या उसके 2024 के लिए कोई मायने हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं, युवराज पोखरना है गुजरात के जो स्तंभकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अवधेश जी, 2024 के लिए कोई संदेश है गुजरात के इस जनादेश में? देखिए, आपने केवल वर्ष में थोड़ी की है। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो भी आज व्यक्तित्व, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, एक राजनेता के रूप में उनको उभारने, उनको राष्ट्रीय स्तर पर उत्थापित करने की आधार भूमि गुजरात है। इसका हमेशा ध्यान रखें। और वो गुजरात क्यों है जिसको हम नरेंद्र मोदी मॉडल कहते हैं? वो मॉडल क्या है जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी यहाँ तक पहुंचे हैं? उस मॉडल में हिंदुत्व है, उस मॉडल में राष्ट्रीयता है, राष्ट्रभाव है। गुजरात के क्षेत्र मैंने क्षेत्रीयता को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीयता से जोड़ा। बार बार बोलते थे गुजरातियों का स्वाभिमान का प्रश्न है और गुजराती राष्ट्र में, राष्ट्र के विकास में यह भूमिका निभाते हैं। तो वो एक व्यापक पैमाने पर 10 वर्षों के अपने शासन में उन्होंने जो गुजरात का पूरा मनोविज्ञान चेंज किया है कि हमारे सामने हमारा देश है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है और राष्ट्र को हमको एक उस शिखर पर ले जाना है। मैं वो काम करने के लिए दिल्ली जाना चाहता हूं। तो वो जो एक भाव है गुजरात में, इस बार इस कारण भी प्रबल हुआ कि तीसरा चुनाव आ रहा है, गुजरात में था और चारों तरफ से नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर अटैक होना है क्योंकि उसने अपने 2 एजेंडे पूरे कर दिए हैं। तीसरा एजेंडा जो कॉमन सिविल कोड का है वो घोषित हो चुका है और एक बड़ा काम जो इस समय घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वहां दिया है, मुझे तो आश्चर्य होता है बीजेपी के लोग अपना घोषणा पत्र पढ़ते नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, हम लोग मांग करते थे। उसमें यह है कि जो आतंकवाद, कट्टरवाद है, उसके लिए सरकार के अंदर एक डीरेडिकलाइजेशन विंग बनेगा जिसमें धर्म क्षेत्र के लोगों को, समाज क्षेत्र के लोगों को और वैसे लोगों को, युवाओं का मन परिवर्तन किया जाएगा। वो सुरक्षा में है, सिक्योरिटी मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी में ये डाला है। तो ये ऐसा भाव है जो राष्ट्र भाव था, पैदा किया था नरेंद्र मोदी ने, वो इस बार ज्यादा प्रबल हुआ था। और जो फिर अटैकिंग देखी है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी बहुत बुद्धि से काम किया है। ऐसे उसको 12% वोट नहीं आया है। उसने नरेंद्र मोदी पर कोई हमला नहीं किया, हिंदुत्व पर कोई हमला नहीं किया, सांप्रदायिकता की बात नहीं की, यहाँ तक कि बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि गुजरात का वातावरण विपरीत है। आप जो सोचते हैं, आप सोचिए नरोदा पटिया से उसको टिकट मिला जिसके पिता पर 2002 दंगे के आरोप थे, वो जमानत पर है। नरेंद्र मोदी जी ने नरोदा पटिया से अपनी जो है अपना वो रोड शो शुरू किया था क्योंकि वो निर्दोष है, संकेत देने के लिए। तो एक बड़ा संकेत मैसेज इस बार गुजरात में गया है और उसमें नरेंद्र मोदी ने, भाजपा के लोगों ने जिनको समझ थी उसने उस संकेत को पकड़ा है और आगामी चुनाव के पहले तक कल जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने कि आने वाले समय पर हमले बढ़ेंगे, जुल्म बढ़ेंगे, इसलिए अपना विस्तार करिए, सहिष्णुता बढ़ाइए, समझदारी बढ़ाइए और उसके आधार पर काम करिए, वो वही का विस्तार है। तो इसीलिए तो ये तो एक वैचारिक रूप से मायने हैं। और इसके असर ये हुआ है कि देखिए, चाहे अजय जी जो कहें हिमाचल में ये चुनाव जीते हैं, मैं उसका विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन हार जीत 1 वोट से हो, 2 वोट से हो, बिल्कुल वो जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय यह होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता रहते हुए केंद्र सरकार के कामों के विरुद्ध में सर्वे में ऐसा कोई निगेटिव नहीं आया कि हिमाचल में 22 बागी कैसे खड़े हो गए। 9 सीटें सीधे बागियों ने हराया है और 11-12 सीटों पर भाजपा के लोग भाजपा को हराने में लगे हुए थे। तो यह स्थिति उनके लिए, वहां के लिए चिंताजनक है। लेकिन गुजरात से जो एक ध्वनि निकली, आज कांग्रेस आप सोचिए ना 27% वोट पर है। आप सोचिए कि लगभग आधा बीजेपी से वोट पर गुजरात में पहुंच गई है। अब इस चिंता यह होनी चाहिए कि अगर यही लहर आगामी चुनाव में राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में दंगे हुए हैं, राजस्थान में हनुमान जी के हनुमान शोभा यात्रा पर अटैक हुआ है, राजस्थान में हिंदू नववर्ष मनाने पर अटैक हुआ है, अगर वहां यह भाव फैला है
अगर यह भाव मध्य प्रदेश में फैलेगा, कर्नाटक में फैलेगा जहां से पीएफआई है, तो कांग्रेस की क्या दशा होगी? नहीं, लेकिन राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ अवधेश जी, वो कांग्रेस जीती है, छत्तीसगढ़ में भी जीती है। अरे भाई सुनिए, बीजेपी इस समय नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में अगर हारती है तो अपने कारण से हारती है। वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरे ग्रुप में जो लड़ाई चल रही है, उसमें अगर वो स्थिति रहेगी तो हिमाचल आप होती ना। और सुनिए, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का जब वोट का अंतर है 38,000 है मात्र। हाँ, 38,000 है। 18,14,000 वोट बीजेपी को है, 18,52,000 कांग्रेस को है। बिल्कुल। तो अच्छा, अतिरिक्त जो वोट है वो 4,28,000 है अन्य को, 10.5%। ठीक। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर अंतर गुजरात में पूरी बीजेपी एक होकर के अपनी आइडियोलॉजी के कारण खड़ी हो गई थी, वो स्थिति राजस्थान में नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। ओके अजय जी सवाल ये कि आप ठीक है, आप ये भले ही आप जो है मैनपुरी में जो है जो वहां पर समाजवादी पार्टी जीती है, या खतौली में अगर आरएलडी जीती है, और छत्तीसगढ़ की आप बात करें, छत्तीसगढ़ राजस्थान में ठीक है जरूर आप जीते हैं बीजेडी की जीत को, आप सब जीतों पर इस बात पर आप खुश हो सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का जलवा नहीं है, नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो रहा है, 2024 के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन सर मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है कि रामपुर में क्या हुआ है? नहीं, एक मिनट मैं अजय जी से सवाल कर लूं, उसके बाद फिर आप रखिएगा अपनी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अजय जी, आप अगर अपने घर में देखेंगे तो फिर कह रहा हूं गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। हिमाचल में आप जीते जरूर हैं, जैसे तैसे जीते हैं, वो आंकड़े आपके सामने हैं, मैं उसमें नहीं जाता, जीत होती है ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखिए इतनी भयंकर हार हुई है। दिल्ली में, गुजरात में आपके 44 लोगों की जमानत जब्त हुई है, फिर दिल्ली याद दिला रहा हूं, दिल्ली में 100 लोगों की जमानत जब्त हुई है। तो ऐसे में 2024 में उनका क्या होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लिए स्थिति बहुत खराब है 2024 के लिए, ये तो स्वीकार करेंगे। ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। आप ही कह रहे हैं कि ये कैसा कंट्राडिक्शन है। मैं राजस्थान में जीत रहा हूं बाई इलेक्शन, मैं छत्तीसगढ़ में जीत रहा हूं बाई इलेक्शन। सर बाई इलेक्शन आप खुश रहना चाहते तो रहिए खुश। और एक मिनट सर, आप इस बात में भी खुश रह सकते हैं क्योंकि जयराम रमेश जी ने नहीं, एक मिनट, मैं जो कह रहा हूं, मैं सिर्फ मैंने आपको कहा आप खुश रह सकते हैं तो आप रहिएगा सर, लेकिन जो उपचुनाव होते हैं उनके कोई मायने नहीं होते। आप अगर उसमें खुश रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। बोलिए। उत्तर सुन लीजिए। मायने हैं, हिमाचल में उपचुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, 1 साल पहले, और जयराम जी ने कहा था कि महंगाई मार गई ठाकुर को, और ठाकुर को समझ में आई, लेकिन बड़े प्रधान को समझ में नहीं आई। बड़े प्रधान का मतलब आप समझ रहे हैं ये शब्द कहां से है। मैं गुजरात के ही भाषा को यूज कर रहा हूं क्योंकि पूरा डिबेट गुजरात सेंट्रिक आज आपका है, इसलिए तो बड़े प्रधान को महंगाई बेरोजगारी नहीं समझ में आई, देश समझ रहा है इस मुद्दे को। गुजरात के प्रश्न को जो हमारे भाई, बड़े भाई हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं अवधेश जी, उन्होंने जो भी विश्लेषण किया, उनके विश्लेषण का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष है, और दूसरा पक्ष है कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दे आज जो है आर्थिक व्यवस्था है, जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उन प्रश्नों पर सरकार, यदि कोई भी सरकार ध्यान नहीं देगी तो जनता के बीच एक लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। ये आशय मेरा है भाजपा से भी, चाहे हम डंगा जितना पीट ले, जितना चिल्ला ले, चीख ले, जितना हम स्वांतः सुखाए कर ले, गुजरात के चुनाव को सिर्फ मैं एक ही दृष्टिकोण से देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के भाइयों ने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा गुजरात का प्रधानमंत्री माना, और सारे मुद्दों को हटा करके भावना से उनसे जुड़े रहे। ये अच्छाई है सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप अगर ये मान रहे हैं कि ठीक है भाजपा के लिए कोई मैसेज नहीं है, मत मानिए, चलिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी पार्टी, आप लोग। मैं फिर कह रहा हूं क्या कांग्रेस के लिए बड़ा स्पष्ट मैसेज है। और जब आप छत्तीसगढ़, सुनिए, जब आप छत्तीसगढ़ उसकी बात करते हैं तो ये भी मत भूलिए कि बिहार में पूरा महागठबंधन एक था जो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती खड़े करने वाला है। बिहार में पूरा महागठबंधन एक था, वहां हार गए, रामपुर में हारे। आप कह रहे हैं बिहार में पूरा महागठबंधन था और हमारे हैं, गलत है। वहां उत्तर प्रदेश में पूरे गठबंधन के बाद मैनपुरी में जो है सारा गठबंधन। उत्तर प्रदेश में कौन सा गठबंधन है सर? उत्तर प्रदेश में गठबंधन है ही नहीं आपका। भाजपा का इतना बड़ा गठबंधन, भाजपा को अभी इतना वोट दिया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है ही नहीं आपका। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नाम पे जीते हैं। पंजा तो साइकिल यादव जीते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। भाजपा में सुन नहीं रहे, मेरे भाषा को जरा सुनिए। भाजपा इतना मजबूत गठबंधन के साथ स्वयं में है
और उसके बाद भी वो हार रही है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां इतना भव्य, अभी कुछ ही दिन पहले उसको इतना बहुमत मिला था। मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये जनता का मूड है, जनता मालिक है, जनता के हर आशीर्वाद को स्वीकारते हैं। लेकिन इस चुनाव में 10 सेकंड बोलने के लिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस पार्टी ने एक ठीक है भाजपा से एक छोटी टिप्पणी करूंगा, फिर जहां तक बात आपने गुजरात की कही, सर ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा, दिल्ली में भी भाजपा का सर सुपड़ा साहब विधानसभा ओके, एक मिनट अवधेश जी आप टिप्पणी करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा, एक मिनट अवधेश जी आपको टिप्पणी करा रहा हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप अगर हिमाचल की जीत से खुश रहना चाहते हैं ठीक है, खुश होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक मिनट सर, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं सर, एक मिनट अरे अवधेश जी, अरे सुनिए अजय जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज तो जयराम रमेश जी ने ये भी ट्वीट करा कि हम तो इसमें भी खुश हैं, 1985 में हमारी इतनी सीटें आई थी, तो अगर 85 की जीत को लेकर आप खुश हैं, हिमाचल की जीत को लेकर खुश हैं, तो ठीक है सर, वो आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है। अवधेश जी टिप्पणी करिए आप। क्यों नहीं हिमाचल पे हम खुश रहेंगे, हम प्रसन्न रहिए, एक करके सर, एक करके अजय जी आप सुनिए, अजय एक मिनट अवधेश जी बोलिए, फिर मैं आपके सिंह के पास जाऊंगा। कि देश में ज्यादातर पार्टियों ने ये जो एक गलत धारणा है कि हिंदुत्व, राष्ट्र भाव, संस्कृति, सभ्यता की बात करना मतलब मनुष्य की जो आम आवश्यकता है उससे अभिलग हो जाना। अब मैं बता रहा हूं, बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत में पहली बार, देखिए मछुआरों पर बड़ी चर्चा होती है, फर्स्ट टाइम उस घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम अलग से ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जिसमें मछली पालन से और व्यापार, उसके संसाधन से संबंधित सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और लेवल के उपलब्ध होंगे। अब आप समझिए, ये मनुष्य, मैं ये कह रहा हूं कि आप गुजरात देखिए, नहीं सोच नहीं रहे, गुजरात का 2021-22 17.4% जीडीपी, अभी 13.3%, पर कैपिटा इनकम 2,41,000। अब आप समझिए जीडीपी में देश में रैंक तीसरा, एफडीआई 20% पूरे भारत का। तो आप कैसे, ये जो कहा, मैं केवल ये उत्तर दे रहा हूं। नहीं ओके रुकिए, मैं आरपी सिंह जी के पास जा रहा हूं, रुकिए अजय जी, अजय जी रुकिए प्लीज, रुकिए, ओके मैं फिर कह रहा हूं, देखिए चुनाव हो गया, अब घोषणा पत्र में और डेवलपमेंट वो सब चीजें जो है मैं उन पर ज्यादा अभी नहीं जाना चाहता, मैं फिर कह रहा हूं 2024 ओके सर, ओके अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी, अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भाई जो जिस तरह से आप लोगों की हार हुई है, जिन जगह पे हार हुई है, वो आपके लिए 2024 के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। आप सिर्फ गुजरात की जीत पे खुश हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वो संकेत ऐसे नहीं मिल रहे कि आप लोग का जो है जलवा बड़ा कायम है, वो तो साफ तौर पे बता रहे हैं। एक बात नोट कर ले, और मैं आज क्या कर जा रहा हूँ, मैं जल्दी कई बार आपके चैनल से कुछ कह जाता हूँ और बाद में ठीक होती बात है, मैं इसलिए कोई भविष्यवाणी करता हूँ। हिमाचल के अंदर, लोकसभा के अंदर हम पूरी तरह जीतेंगे, सबकी सब लोकसभा जीतेंगे, सुनिश्चित की सरकार वहां बना ले, फिर भी हम जीतेंगे अगली बार। ये अभी मैनपुरी की बात करें, मुलायम सिंह यादव जी की अभी डेथ हुई, उसके वेव में, उसकी सिंपैथी में हमारी बहन जीत गई टेम्पल, परंतु वहां पर रामपुर का चुनाव हुआ, कौन था वहां पर पहले आपका विधायक, वहां पे क्या स्थिति रही आपको जानकारी मुझे कहना नहीं चाहिए। अभी बिहार की चर्चा हो रही थी, तो ये छुटपुट कई पे जगह पे कुछ अलग अलग रिजल्ट है, परंतु आप ये समझिए कि गुजरात का जो रिजल्ट है और जिस प्रकार से आपने नॉन सीरियसली चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से आपने अपना पूरा चुनाव वहां पर आम आदमी पार्टी को दे दिया और हिमाचल का चुनाव आम आदमी पार्टी ने आपको दे दिया, वो स्पष्ट देख रहे हैं कि आप किसी एक गठजोड़ की ओर चल रहे हैं। आगे चलकर आपके साथ कोई गठजोड़ भी कहीं बनेगा या देखेगा। और इसी प्रकार आपने दिल्ली के अंदर अगर आपने काम किया होता है ईमानदारी से, और दिल्ली के अंदर अगर आपने माहौल खड़ा किया होता, तो आज आम आदमी पार्टी नहीं जीती। और मैं वापस कह रहा हूं, हम कुल मिलाकर 104 पर हैं, 134 पर वो है, 15 का आंकड़ा हमने आगे बढ़ा होता तो हम वहां पे सरकार बना लेते। तो उसमें और उसमें भी मैं आपको अभी गिनती दे दूंगा, कुल मिलाकर 500 से कम कितने हम सीटें हारे हैं। तो ये राजनीतिक गणित है और हम अपनी हार मानते हैं, परंतु गुजरात को आप हिमाचल से कंपेयर मत करें कृपा करके। 0.9% और डबल का मार्जिन का डिफरेंस, मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूं, डबल का मार्जिन का डिफरेंस बहुत है।
और ना जो अगली बात कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। दिक्कत है कि ऑपोजिशन के पास और कांग्रेस के पास खास कर हम आज भी कांग्रेस को मेन ऑपोजिशन मानते हैं, बड़ा ऑपोजिशन मानते हैं, नेता नहीं है। नीतियां तो बहुत दूर की हैं, नेता भी नहीं है। इनसे पूछिए कि इनके पास आयुष्मान भारत का अल्टरनेटिव क्या है, कोई जवाब नहीं। किसान सम्मान निधि का अल्टरनेटिव क्या है, कोई जवाब नहीं। लोगों के सिर पे छत मिले, उसका कोई जवाब नहीं। गुजरात में 97% घरों पर नलका लग गया, उसका कोई जवाब नहीं। हर घर हर गांव के अंदर 3 फेज बिजली है। ये गुजरात के मेरे मित्र बैठे बता देंगे उससे क्या वहां पर रूरल बेल्ट में मिनी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ नहीं हुआ। छोटे छोटे लोगों ने अपने काम धंधे वहां पे शुरू किए नहीं किए, ये चीज समझ में नहीं आ गया। और ये मोदी जी ने बहुत पहले प्लान किया था। उसके आउटकम आज आ रहे हैं। जो आज ये जो गुजरात का रूरल बेल्ट पूरी पूरी पलटी है, ये उसका एक कारण है कि वहां पर लोगों के मानस में गई बात की हमारे लिए मोदी जी ने जो बीज लगाए थे आज वो पेड़ बनकर फल दे रहे हैं वहां पर। तो इसलिए ये बार बार कहना, एक मिनट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपना नेता को बोलो जमीन पर उतरे, ये एनजीओ वाले खेमे से बाहर आए, ठीक है, और थोड़ी कुछ नीतियां ऐसी लाए जिससे समाज को समझ सके। थोड़ा होगी उनकी पदयात्रा और मैं आऊंगा अजय जी, समझ लगी होगी बात। मैं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं आऊंगा सर। मैं सिर्फ मुझे एक मिनट अजय जी मुझे एक ब्रेक लेना है। अजय जी मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक बार फिर से आंकड़ों के हिसाब से और जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। 2013 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी, वहां पर भी कांग्रेस जीती थी। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सभी सीटें वहां पर हिमाचल में बीजेपी जीती। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन ठीक है, वो बाई इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से सर अपने अपने तरीके से आकलन करने के लिए स्वतंत्र है। मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूं, आप उन आंकड़ों से क्या तस्वीर है वो आपके लिए, सब दोनों पार्टियों के लिए आप स्वतंत्र है। मैं एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम गुजरात ने रचा इतिहास और उसके क्या मायने हैं और 2024 के लिए क्या यहाँ से कोई रास्ता निकलता है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक बात याद दिलाकर मैं युवराज जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहा था कि अब जो है इस जीत के बाद हमले बढ़ेंगे
और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनी सहनशीलता बढ़ाइए। देख रहा हूँ मैं आज लगातार इसके नतीजों के बाद सोशल मीडिया में कई लोग लगातार गुजरात के लोगों को लिख रहे हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा लोग अंधभक्त हैं, सबसे ज़्यादा गोबर भक्त हैं, फासिस्ट हैं और तमाम रेपिस्ट को समर्थन करने वाले हैं। इस तरह से गुजरात के लोगों को तो सोशल मीडिया में लोग जमकर अब गाली दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात के लोगों ने एक बार फिर से सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ सौंप दी है। क्या कहेंगे आप इसको? एक छोटा सा सर्वे में फटाफट कोट करना चाहूंगा। एक सर्वे के अनुसार गुजरात में देश की 5% आबादी 7.5% नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। और जो हम सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क का 40% प्रोडक्शन गुजरात से जाता है, 23% मिल्क प्रोडक्शन गुजरात से जाता है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो 20% एक्सपोर्ट गुजरात से जाता है। और अगर हम डायमंड की बात करें तो विश्व में 10 में से 8 डायमंड सूरत अर्थात गुजरात से प्रोसेस होता है। तो ये गुजरात कोई पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है, ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है और बिजनेस ओरिएंटेड पीपल है। और मैं इतना कह सकता हूं कि यदि कांग्रेस के भाई को मैं बताना चाहूंगा कि यदि इतनी बेरोजगारी होती गुजरात में तो मोदी जी को वोट तो नहीं पड़ता। और इतना डेटा आंकड़ा मैंने क्यों दिया कि गुजरात इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उद्योग में आगे है, तो यहाँ के लोगों को जो फांसीवादी और ये कहा जा रहा है ये अपेक्षित था। और नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा मैं 2 सेकंड में बताना चाहता हूं। नरोडा पातिया हो या गोधरा हो, ये दोनों हाईली टेंशन वाली सीट पे बीजेपी का दावेदार जीता है। तो लोगों ने कोई अंधभक्तों के या तथाकथित तौर पे फासिस्टों के या ये रेपिस्ट के समर्थन में वोट नहीं किया। सरकार ने काम जो किया है जनता जानती है कि बेरोजगारी नहीं है और विकास हो रहा है। विकास पे मोहर लगी जनता की। और आखिरी 10 सेकेंड अशोक जी, गुजरात में केवल हम गुजराती नहीं है, बाहर के भी लोग आते हैं व्यवसाय के लिए। तो गुजरात एक लघु भारत है और इस लघु भारत ने नरेंद्र मोदी के ब्रांड पे थप्पा लगाया है। पीरियड। ओके अजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। देखिए गुजरात के विकास के जो अभी डाटा पेश किए जा रहे हैं वो कोई आज का नहीं है। गुजरात विकसित जब 94-95 में हमारी सरकार थी 18% की ग्रोथ रेट थी। पिछले 3 साल में 1.35। कर्फ्यू कितने लगते थे तब? मैं बीच में नहीं, कितने लगते थे? सब कर्फ्यू पर आ गए। विकास की बात कर रहा हूं मैं। कर्फ्यू में विकास कैसे होगा? है ना, इसी कर्फ्यू में विकास कैसे होगा? नहीं तो कैसे हुआ 18% का ग्रोथ? और आज 3 साल में 1.35% का विकास दर है, 13.5 का नहीं है। ये गलत रिपोर्ट आ रही है कहीं से, मुझे लगता है मेरे साथी को, वरिष्ठ साथी को। जहां तक बात आपने कही वहां पे बेरोजगारी और बाकी चीजों का आलम, अरे रजिस्टर्ड बेरोजगार है 4 लाख वहां पे रजिस्टर्ड है। राजस्थान में कितने बेरोजगार है सर? अरे राजस्थान पर अब चले गए। अरे भाई गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात की कीजिए ना। यही तर्क होना चाहिए। आपके तर्क का मैं जवाब दे रहा हूं। गुजरात के लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री जी को गुजराती माना है और प्रधानमंत्री जी को भी जो देश के प्रधानमंत्री थे उनको गुजराती प्रधानमंत्री बना। अजय जी मैं कहना चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में। अजय जी बहुत संक्षेप में मैं बहुत प्रेम किया है। अजय जी बहुत देश के लोग इस बात को देख रहे हैं। अजय जी मेरे पास महंगाई बेरोजगारी पर लोगों ने ओके अजय जी मेरे पास अजय जी मैं बहुत संक्षेप में एक सवाल, सिर्फ 30 मिनट का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया में लोग गुजरातियों को अंधभक्त गोबर भक्त गलत है, लेकिन कल से कांग्रेस के भी कुछ प्रवक्ता आपने सुनिए सर, आपने बात वैसे कही, लेकिन कांग्रेस के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हिमाचल के लोगों ने समझ लिया महंगाई बेरोजगारी है, गुजरात के लोग नहीं समझ पा रहे महंगाई बेरोजगारी है। नहीं, तो इसका मतलब गुजरात के लोग को ये कहते ना कि वो समझते नहीं है, उन्होंने भावनात्मक होकर वोट कर दिया। गुजरात के लोगों ने अपनापन दिया है प्रधानमंत्री जी को और गुजरात के लोगों ने अपना मान करके उनको गुजराती प्रधानमंत्री बना दिया। मैं चाहता हूं वो देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के मुद्दों पर बात करें। ओके तो देश का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है। ओके उस पे देश के बाकी हिस्सों में उनको आरपी सिंह जी जल्दी से आपका आखिरी कमेंट क्या 2024 के लिए कोई एक स्क्रिप्ट तैयार होती है यहाँ से? देखिए मैं उस स्क्रिप्ट पे भी आता हूँ, परंतु जो अजय भाई डेटा 3.3 बता रहे थे गुजरात का 13.3 है। अजय भाई मैं आपको सरकारी आंकड़ा साल में 1.3% की ग्रोथ रेट है। अपने अपने आंकड़े आप सब रखेंगे, सब अपने अपने आंकड़ों में वो रहेंगे। हाँ जी। और प्रोजेक्शन 17.3 का है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, मैं तो आपके डिबेट के दौरान मैं भी चेक कर लूँ, गलती हो रही हो इसलिए चेक कर लिया। परंतु एक बात अशोक भाई बड़ा स्पष्ट समझिए, हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं। हमारी 2024 की तैयारी 1 साल पहले शुरू हो चुकी है। हम लोग सब उन सीटों पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं जो हम पिछली बार हारे थे, उन पे मेहनत हो रही है। उस पे हमारा जो काम पन्ना प्रमुख तक का जो काम जो आज नड्डा जी ने बताया एक टीवी चैनल पर, पन्ना प्रमुख तक का भी काम हमारा नीचे हो रहा है। इनकी तरह नहीं है कि चुनाव आएगा तो उठेंगे फिर भी सोचेंगे आएंगे नहीं आएंगे। मुझे तो कई बार दया आती है कांग्रेस के मित्रों पर कि वो
ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस जग गई जो कांग्रेस एक राजनीतिक दल को एक एनजीओ में कन्वर्ट कर रहे। ओके, हम निरंतर काम कर रहे लोग। ओके साहब, ओके समय नहीं है, 30 सेकंड में अवधेश जी 2024 के लिए कोई स्क्रिप्ट यहाँ से लिखी जानी है। सर प्लीज मेरे पास समय नहीं है सर, प्लीज मेरे पास समय नहीं है सर, मैंने आपको सबको मौका दिया, प्लीज अवधेश जी। गुजरात में ही 2014 का लिखा था, गुजरात जो है 2024 की दिखेगा। और अजय जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, सभी सीटें बीजेपी लोकसभा में थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, जिस सीटें भाजपा के हाथ में गई, छत्तीसगढ़ में थी कांग्रेस वहां। इसलिए उसको उस रूप में देखेंगे, आपके लिए भी सुविधा होगी, आपको भी भाजपा के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में बनेगा, सच्चाई को समझेंगे सब। ओके, जाहिर सी बात है, हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले इन मुद्दों पर, इन आंकड़ों पर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए स्ट्रैटेजी भी मुश्किल हो सकती है। आंकड़े जो है गुजरात के वो बहुत चौंकाने वाले हैं, ऐतिहासिक है, तमाम आंकड़े मैंने आपको बताए, वो तमाम ऐतिहासिक बात है। और फिर याद दिला रहा हूं, 2013 में इसी गुजरात को जीत करके नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए निकल पड़े थे, और ये जो जीत हुई है, कल जो जीत हुई है, ये जो विधानसभा की जीत हुई है, ये 2024 के लिए एक बार फिर से जो रास्ता तैयार कर रही है। कांग्रेस और विपक्ष इस रास्ते को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये विपक्ष को तय करना है, लेकिन अभी तो इतना तय है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो बरकरार है, विपक्ष माने या ना माने। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।